बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। 11th वालों के लिए इसलिए कि उन्हें एग्ज़ाम पास करने हैं 11th का, और उनका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और 12th वालों के लिए इसलिए कि बगैर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझे, वो बहुत अच्छा नहीं कर सकते केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स में। इसीलिए दोनों के लिए ही 11th वालों के लिए फॉर फ्यूचर, 12th वालों के लिए फॉर फ्यूचर एज वेल एज फॉर एग्ज़ाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके बारे में जानिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर जाने से पहले आपको पीछे के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पीछे के बैकग्राउंड में इसलिए जाना पड़ेगा कि आपने सबसे पहले जब 10th में या 9th में पढ़ा होगा तो एक फिजिकल और केमिकल चेंज नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है? तो फिजिकल चेंज में आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि वह ऐसे चेंजेस होते हैं जो स्टेट तो बदल जाते हैं पर पदार्थ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता। जैसे वाटर है, वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है। जब वो आइस हो जाता है तो सॉलिड होता है, जब हम उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखते हैं तो लिक्विड है, और जब हम उसको 100 डिग्री सी तक हीट कर देते हैं तो वाटर वेपर बन जाता है। तब लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो नहीं बदला। तो वो है फिजिकल चेंज कि उसके स्टेट्स बदल गए। पहले वो लिक्विड था, हमने उसको सॉलिड बना दिया, हमने उसको गैस वेपर बना दिया, गैसियस फॉर्म में ला दिया। तो ये क्या था? ये फिजिकल चेंज था। लेकिन यदि हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, यदि हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन आएगा। अर्थात अब वाटर वाटर नहीं रहा, अब वो बदल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिमिलरली यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वाटर वाटर नहीं रहेगा। तो ये जो बातें होती हैं, ये ऐसी बातें होती हैं कि जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमें बताती है। लेकिन ये होता कैसे है? तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है, मॉलिक्यूलर चेंज होता है, तो निश्चित तौर पे उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है, मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, नए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एटम का पोजीशन बदल चुका होता है। एक एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ नया रिएक्शन कर चुका होता है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका होता है, इसीलिए वो पदार्थ अलग अलग होते हैं। तो ये इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेज। और ये केमिकल चेंजेज जब भी होगा तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होगा। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो कई टाइप्स के होते हैं। एडिशन रिएक्शन, अर्थात उसमें क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जिसको हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन, जिसमें एक दूसरे से एटम्स अलग हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अलग अलग बन जाएंगे, वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। फिर एक का मॉलिक्यूल दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब एक मॉलिक्यूल एक को रिप्लेस करेगा तो हम उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जब एक एटम दूसरे
एटम दो एक मॉलिक्यूल के 2 एटम हों, दूसरे मॉलिक्यूल के 2 एटम हों और एक दूसरे को दोनों आपस में डिस्प्लेस कर रहे हों तो हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, सिमिलरली कंप्लेक्सेशन रिएक्शन होता है, सिमिलरली एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स के रिएक्शंस होते हैं। उसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैं पहले ब्रीफ में सोचता हूँ कि आपको केमिकल रिएक्शंस जो मेन हैं उसके बारे में आपको बता दूँ, फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन इसमें एक ए सब्सटेंस है, दूसरा बी सब्सटेंस है, एक दूसरे से ऐसे रिएक्ट करेगा कि ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक नए सब्सटेंस बना देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे अब यदि हम कार्बन ले लें और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लें, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो हमें, और इसको कार्बन को हम जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यहाँ आप देखें कि ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ए और बी ने आपस में कंबाइन किया और नया सब्सटेंस ए बी बना दिया। अब इसी को आप कार्बन और ऑक्सीजन के फॉर्म में देखें तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन क्या होगा? अब सपोज करिए कि ए बी हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये डिकम्पोज करेगा अर्थात टूटेगा, तो ये ए में बदल जाएगा और बी में बदल जाएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो हम इसका एग्जाम्पल देखें। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है। ये गैसियस फॉर्म में होता है लेकिन हैवी होता है काफ़ी। ये जब ब्रेक करेगा, ऐसे नहीं ऑर्डिनरीली ब्रेक करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन आयोडाइड एक अलग कंपाउंड था जो हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेकअप हो गया। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सपोज करिए कि कंपाउंड ए ने बीसी के साथ रिएक्ट किया। कंपाउंड ए ने सब्सटेंस बीसी के साथ रिएक्ट किया और इसने बनाया AC और B इसमें से हट गया। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। B को A ने रिप्लेस कर दिया, B को A ने रिप्लेस कर दिया। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है हमारा सोडियम और ये है HCl।
ये सॉलिड है, ये वाटर सॉल्यूशन में ले सकते हैं हम, ये गैस भी है, गैस फॉर्म में होता है। तो हम इसको जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaCl सॉलिड और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? सोडियम ने। हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? सोडियम ने, और हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, डिस्प्लेस कर दिया उसको। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? सिंगल। ये है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी का अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डबल क्या होगा? AB अलग सब्सटेंस है, CD अलग सब्सटेंस है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना देंगे AdBC। क्या हुआ? B को कौन रिप्लेस कर रहा? B को D रिप्लेस कर रहा, और C को कौन रिप्लेस कर रहा? C के जगह पे अब B आ गया। तो ये डबल डिकम्पोजिशन हुआ। अब डबल डिकम्पोजिशन का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें अब आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रेडिकल को किसने रिप्लेस किया? क्लोराइड रेडिकल ने रिप्लेस कर दिया। और यहाँ से हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन इसको अगर हम फर्दर दूसरे तरह से देखें तो दूसरे तरह से हम और देख सकते हैं इसको। हम डबल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। डबल डिकम्पोजिशन जैसे बेरियम क्लोराइड है सॉल्यूशन में, और इसमें हमने थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डाल दिया। ये क्या होगा? बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा और सोडियम क्लोराइड वहीं सॉल्यूशन में रह जाएगा। ये प्रेसिपिटेट हो गया। अब यहाँ क्या हुआ? सल्फेट को किसने क्लोराइड को सल्फेट ने रिप्लेस कर दिया। और यहाँ जो सोडियम था, बेरियम था, उसको किसने रिप्लेस किया? सोडियम ने। तो इसमें क्या हुआ कि क्लोराइड को सल्फेट ने रिप्लेस किया और बेरियम को सोडियम ने रिप्लेस किया। इस तरह ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिकम्पोजिशन, इट इज डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन है हमारे पास कंबसन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल जाती हैं, कोई किसी में जलता है, कोई किसी में जलता है, लेकिन जल जाता है। तो जब वो जलता है तो हम उसको कंबसन रिएक्शन कहते हैं। कंबसन रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे कार्बन है, इसको हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है।
इस तरह का जो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल जाता है, बहुत एनर्जी पैदा होती है, यहाँ भी बहुत एनर्जी पैदा होती है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे उसको हम बोलेंगे कंबशन रिएक्शन। अभी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में देखा कि बेरियम क्लोराइड में जैसे ही हम सोडियम सल्फेट डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें बीकर में मिलता है। बीकर में यदि हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें जैसे ही हम थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डालते हैं वैसे ही बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आ जाता है। यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, अदरवाइज कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट करेगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा ये देखा जाता है कि हम किस मीडियम में करें। तो ये रिएक्शन एसिड मीडियम में होगा। तो अब हमने क्या किया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें बताया आपको कि प्रेसिपिटेट करेगा। प्रेसिपिटेट मतलब लिक्विड फॉर्म है तो उसमें से कुछ सॉलिड फॉर्म निकल आएगा, दैट इज प्रेसिपिटेशन। जैसे जब आप दूध में नींबू निचोड़ते हैं तो क्या होता है, होता तो है वो कोगुलेशन, लेकिन वो जो पनीर निकलता है उसको हम प्रेसिपिटेट मान सकते हैं। उसका वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, लिक्विड था पहले और लिक्विड में से सॉलिड सब्सटेंस निकल आया। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में लिक्विड में से जब वाइट सॉलिड्स निकल आते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते वहाँ पे, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये हुआ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे और इसमें सोडियम सल्फेट डालेंगे। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो हमें क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रह जाता है। तो ये क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ। ये भी एक टाइप का रिएक्शन है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। अगला रिएक्शन कौन सा टाइप है, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स, अभी 12th के बच्चे जब कॉम्प्लेक्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो वो जान पाएंगे कि उसमें आपको रेडिकल अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उस रेडिकल के अकॉर्डिंग नहीं होता। एक नया सब्सटेंस बन चुका होता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसमें उसको हम कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड लिया, अब यहाँ हमें क्या मिलेगा, K3FeCN6 अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्योंकि आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं बच्चे, कि आपने कहा कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स है क्या। अब यहाँ यदि हम टेस्ट करेंगे इस पार्ट में, तो इस पार्ट में हमें
आयरन का टेस्ट मिलेगा, क्लोराइड का टेस्ट मिलेगा, पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, साइनाइड का टेस्ट मिलेगा। लेकिन इस पार्ट में हमें पोटेशियम का टेस्ट तो मिलेगा, क्लोराइड का टेस्ट मिलेगा, साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा। साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा। साइनाइड कहाँ गया? तो उसने आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसने क्या किया? आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स मिल गया। ये उसकी कूटनीतिक चाल हो गई। कहाँ से कहाँ जाके मिल गया, वो कहाँ से कहाँ क्या बना दिया उसने। अब वो जनरल डिटेक्शन में हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, और इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और टाइप जान लेते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो सन रेज में होगा, या एनर्जी उसके लिए हीट एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए हम उसको फोटोन की आवश्यकता, जिसको हम बोलते हैं फोटोन मीन्स एनर्जी की आवश्यकता होती है, फोटोन की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। चेंज हो रहा है केमिकल, लेकिन हो रहा है किसकी हेल्प से? फोटोन की हेल्प से, सन रेज की हेल्प से, हीट एनर्जी की हेल्प से। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तुम लोगों में से किसी ने या सब ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, नहीं तो जान जाओगे कि जब मीथेन का रिएक्शन सन रेज में क्लोरीन से कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड बनता है, H न्यू, ई एनर्जी है यहाँ पे, H न्यू। इसको सन रेज भी बोलते हैं। सन रेज में सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें प्लांट्स हमारे सन रेज से भोजन प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे जो उसका वाटर है उससे मिलके वो ग्लूकोज बना लेता है, और उसी से प्लांट पनपता रहता है। इसीलिए सन रेज का होना प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है। प्लांट ना हो तो हम भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जितने फूड्स लेते हैं या जो हमारा फूड चेन है उसमें प्लांट्स का होना, या जो जितने हार्बीवोरस या कोर्निवोरस हैं सब के सब किसी न किसी तरह प्लांट से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के फूड चेन में लगे हुए हैं। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन नाम दिया इसका इसीलिए दिया कि ये एक अलग किस्म का रिएक्शन है जिसमें फोटोन की आवश्यकता होती है, और उस के सहारे ही ये केमिकल चेंज पॉसिबल होता है। इसीलिए हम इस तरह के रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि ये मिथाइल क्लोराइड बनेगा और HCl यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस है टिल कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना बन जाए। ये कंटिन्यूअस चेंज चलता रहेगा। कहाँ तक? तो जब तक ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड में बारी बारी से यही रिएक्शन होगा। एक बार में एक रिप्लेस होगा, दूसरी बार में दूसरा रिप्लेस होगा, तीसरी बार में तीसरा रिप्लेस होगा, चौथी बार में चौथा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा, हमें मिल जाएगा। और ये पॉसिबल कब है? तो फोटोन के सहारे ही ये पॉसिबल है, और ये इसीलिए हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें उस चीज़ का कोई रोल नहीं होता, लेकिन बिना उसके वो काम नहीं हो सकता, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट बोलते हैं। तो जैसे अमोनिया है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर यदि पैलेडियम प्रेशर और स्लाइट हीट नहीं होगा तो अमोनिया कभी नहीं बनेगा, चाहे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 100 साल तक पड़ा रहे। नाइट्रोजन अलग रहेगा, हाइड्रोजन अलग रहेगा, मिलके अमोनिया गैस नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, जब तक कि इसको पैलेडियम के थ्रू पास न किया जाए, वहाँ पर कुछ हीट ना हो और प्रेशर ना हो। प्रेशर इसलिए कि वो एक दूसरे को कंप्रेस करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करके पास लाएगा। हीट एनर्जी इसके बॉन्ड को और इसके बॉन्ड को तोड़ के नया एनर्जी बॉन्ड बना देगा अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। पैलेडियम उसको प्लेस अवेलेबल करवाएगा। तो इस तरह ये जो रिएक्शन हुआ, इसमें कैटेलिस्ट बोलते हैं किसको? पैलेडियम को। तो ये कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए हम इसको कैटेलिटिक रिएक्शन बोलते हैं। कैटेलिटिक रिएक्शन, बात आई समझ में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने आप से रिएक्शन नहीं करेगा जब तक कि पैलेडियम वहाँ पे तो उसको प्लेस ना दे, प्रेशर ना हो, हीट एनर्जी ना हो, अमोनिया नहीं बनेगा। और अल्टीमेटली पैलेडियम का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे ही अमोनियम बना, पैलेडियम को वहाँ से हटा दो, उसका काम पूरा हो गया। उसने जस्ट प्लेस अवेलेबल करवाया था। उसका जो पाथ था, वो पाथ जो काफ़ी हाई था, उसको उसने लो कर दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, ये पाथ बहुत ऊपर की तरफ था, उसको इसने क्या किया? डाउन कर दिया। तो कैटेलिस्ट में जब हम बताएंगे तो हम तुम्हें कैटेलिस्ट का प्रकार बताएंगे, पर इस टाइम इतना समझो कि ये कैटेलिटिक रिएक्शन हुआ। तो एक रिएक्शन ऐसा भी होता है जो कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम कैटेलिटिक रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना, क्योंकि ये तुम बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और वो मिलके साल्ट बना देते हैं। तो जैसे बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड ले लेते हैं HCl, तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये एसिड हाइड्रोक्लोराइड है, HCl है, बेस NaOH है, ये साल्ट सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है। ये रिएक्शन तुम बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना। ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच, उसको हम एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यह भी एक अपने टाइप का रिएक्शन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और 8th का प्रैक्टिकल है। 8th में नहीं करवाया होगा तो 10th में ज़रूर करवाया होगा कि जब तुम्हें एक बीकर दिया जाता है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया जाता है। ये हरा होता है। फिर टीचर तुम्हें क्या करते हैं? जिंक के टुकड़े देते हैं, Zn के टुकड़े देते हैं और बोलते हैं कि एक छड़ से तुम उसको चलाते रहो, एक छड़ से इसको चलाते रहो।
और नोट करो कि क्या क्या हुआ। तो पहले यह सॉल्यूशन नीला था, हरा था, नीला था, और जैसे जैसे तुमने उसमें जिंक का टुकड़ा डाला और इसको चलाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे तुमने देखा होगा कि ये जो कॉपर का कलर है नीला, वो कम होता गया, और एक स्टेज में यहाँ पे तुम्हें कॉपर मिल गया, और ये सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही रहा, लेकिन अब ये व्हाइट हो गया। क्यों व्हाइट हो गया? क्योंकि अब ये ZnSO4 का सॉल्यूशन बन गया। ZnSO4 का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जैसे जैसे इसमें से कॉपर सल्फेट हटता गया, जिंक कॉपर को रिप्लेस करता गया, जिंक सल्फेट बनता गया, और जैसे ही लास्ट जो मॉलिक्यूल था वो जिंक द्वारा रिप्लेस हो गया, तो क्या हुआ? कॉपर यहाँ पे नीचे में बारीक पाउडरी फॉर्म में आ गया, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ बन गया जो व्हाइट है कलर में, क्योंकि जिंक सल्फेट का कलर व्हाइट है। अब यहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ? ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन एक बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जिंक का यहाँ पे जिंक फॉर्म में था, अब जिंक का फॉर्म बदल चुका है। जिंक अब जिंक नहीं है, अब वो सॉल्ट बन चुका है, जिंक सल्फेट में आ चुका है। कॉपर सल्फेट जो ब्लू था अब वो प्रेसिपिटेट करके पाउडरी फॉर्म में आ चुका है। अब दोनों में फर्क देखो, जो यहाँ सॉल्यूशन में था वो बाहर आ गया, जो बाहर था वो सॉल्यूशन में आ गया। क्यों आया? इस तरह का जो रिएक्शन होता है, अब उसमें नोट करने वाली बात है कि अगर तुम्हारे टीचर ने तुमको बताया होगा, तो बहुत पहले बताया होगा कि सल्फेट रेडिकल का वैलेंसी 2- होता है, Cu का 2+ भी होता है और +1 भी होता है। जिंक का 2+ होता है, सल्फेट का 2- होता है। अब फर्क देख लो, सल्फेट में कोई चेंज नहीं आया, सल्फेट में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ पे कॉपर 0 है। कॉपर 2+ से कॉपर 0 में आ गया, जिंक 0 से जिंक 2+ में चला गया। अर्थात अगर अब हम इसको देखें तो जिंक का क्या हुआ? जिंक Zn2+ में चला गया। ये अगर न्यूट्रल है तो फिर कुछ ना कुछ तो हुआ, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और कॉपर ने क्या किया? कॉपर यहाँ 2+ के फॉर्म में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये कॉपर 0 के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे जिंक 0 के फॉर्म में है, यहाँ पे जिंक 0 के फॉर्म में था जिंक, और यहाँ पे कॉपर 0 के फॉर्म में आ गया। इस तरह इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फर्क आ गया। चूंकि दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फर्क आया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन की क्रिया बोलेंगे। ये रिड्यूस हो गया, इसीलिए इसको रिडक्शन की क्रिया बोलेंगे। और इसीलिए ये दोनों, इस रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन में से रेड लिया ReD, और ऑक्सीडेशन में से OX लिया, ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ तक हमने बता दिया तुम्हें कि रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, वो तुमने जान लिया। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। तब तक ये जो मैंने बातें बताई उसको अपने बुक्स में जाके देखो,
इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हम जो अगला क्लास तुम्हें देंगे उसका बेनिफिट तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। थैंक्स।